क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स किस ब्रांड के हैं? और क्या आप गेस कर सकते हैं उस ब्रांड के खुद अपने कितने आउटलेट्स हैं? वो ब्रांड जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोकेशंस पर प्रेजेंट है, उसकी शुरुआत हुई थी 1965 में और एज ऑफ 2019 वो दुनिया भर में 42,000 से कुछ ज्यादा उसके फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं और उसका अपना केवल एक आउटलेट है, एक स्टोर, और ये ब्रांड है सबवे। सबवे का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है जिससे हमें पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग के बारे में पता चल सके। जहां कोई ब्रांड जिसका अपना केवल एक स्टोर या आउटलेट हो वो दुनिया भर में पहुंच सकता है और ये पावर हर एक उस बिजनेस के लिए अवेलेबल है जो ग्रो करना चाहता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देन ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू फ्रेंचाइज अ बिजनेस, या ये कहें कि हाउ टू फ्रेंचाइज योर बिजनेस सक्सेसफुली, वो भी 10 आसान स्टेप्स में, जिससे आप अपने ब्रांड को एक लोकेशन से देश और दुनिया के कोने कोने में ले जा सके। कम जॉइन मी ऑन द पाथ ऑफ योर सक्सेस राइट नाउ। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं। आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एकदम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज फ्रेंचाइज बिजनेस, या ये फ्रेंचाइज क्या होता है। जब भी कोई ब्रांड किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए या एरिया में अपना ब्रांड नेम, प्रोडक्ट, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस यूज करने का राइट देता है एक फिक्स समय के लिए और बदले में फीस और रॉयल्टी लेता है, इसको हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। जो ब्रांड या व्यक्ति फ्रेंचाइज देता है वो फ्रेंचाइजर कहलाता है और जो फ्रेंचाइज लेता है उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। फ्रेंचाइजिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या आपका बिजनेस फ्रेंचाइज हो सकता है या कौन सा बिजनेस फ्रेंचाइजिंग के रास्ते ग्रो किया जा सकता है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। फ्रेंचाइजिंग हर उस बिजनेस की हो सकती है जिस बिजनेस मॉडल को कॉपी पेस्ट करके प्रॉफिट कमाया जा सके। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली फ्रेंचाइज करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं और इन तीनों स्टेजेस को हम केवल 10 स्टेप्स में कवर करेंगे। मगर मैं ये बताता चलूं कि कोई बिजनेस कैसे सक्सेसफुली फ्रेंचाइज किया जा सकता है, ये एक सीरीज होगी और ये वीडियो उस सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आप सक्सेसफुल फ्रेंचाइजर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस सीरीज के सारे वीडियो देखने चाहिए और मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए जानते हैं हाउ टू ग्रो योर बिजनेस बाय फ्रेंचाइजिंग इन 10 इजी स्टेप। पहला स्टेप है ट्रीट दिस एज सेपरेट बिजनेस। सबसे पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आपका फ्रेंचाइज बिजनेस एक बिल्कुल ही अलग बिजनेस होगा, तो उसको एक नए बिजनेस की तरह ट्रीट करें। और ये नया बिजनेस इसलिए है क्योंकि यह आपका एक नया आय का स्रोत या कमाई का जरिया या सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है, जो शायद ठीक से करने पर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से भी बड़ा कमाई का स्रोत या कमाई का जरिया बन सकता है। इसलिए जिस तरह हम जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है, साथ में कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जब हम अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करना चाहते हैं तो हमें मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमें अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और अगर कोई ये सोचता है कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने ब्रांड को फ्रेंचाइज कर सकता है तो ये सोच बहुत गलत है और ऐसी सोच का परिणाम लाभदायक बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा स्टेप है रजिस्टर द ब्रांड नेम एंड गेट द रिक्वायर्ड ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स इफ एनी। अपना बिजनेस फ्रेंचाइज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये इंश्योर करना कि आपका ब्रांड नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो और उस ब्रांड का ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए, और अगर आपका कोई लोगो है तो उसका भी कॉपीराइट आपके पास होना चाहिए। और आपने कोई नया ऐसा प्रोडक्ट या सिस्टम या प्रोसेस डेवलप किया है जो पेटेंट हो सकता है तो उसका पेटेंट भी आपको निकलवा लेना चाहिए फ्रेंचाइजिंग से पहले। और ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजिंग करेंगे तब आप अपना ब्रांड नेम, लोगो, सिस्टम्स, प्रोसेस और प्रोडक्ट अपने फ्रेंचाइजी को देंगे और कहीं भविष्य में उसका कोई गलत उपयोग ना हो और आपकी मानसिक शांति बनी रहे, और जिससे आप बिना किसी टेंशन के अपना ब्रांड फ्रेंचाइज कर सके। तीसरा स्टेप है अपडेट द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक और चीज जो बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग से पहले करना जरूरी है वो है अपने बही खाते दुरुस्त करना या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपडेट करना। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई ब्रांड फ्रेंचाइजिंग शुरू करता है तो उसके पास एक ही जरिया या एक गवाह है ये दिखाने के लिए कि उसका अपना बिजनेस कितना सफल है, और वो है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट। इसलिए फ्रेंचाइजर को अपनी पूरी सेल एक नंबर में दिखानी चाहिए और जितना भी जेन्युइन प्रॉफिट है वो पूरा फ्रेंचाइजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखना चाहिए। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर एक तरफ एक फ्रेंचाइजर है जिसके महीने का टर्नओवर 10 लाख है और उसका प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए का है, वहीं दूसरी तरफ एक फ्रेंचाइजर है जो अपना टर्नओवर 5 लाख दिखाता है और प्रॉफिट 1.25 लाख दिखाता है और साथ में कहता है कि सेल और प्रॉफिट तो ज्यादा है मगर टैक्स बचाने
करने के लिए दिखाया नहीं। तो आपको क्या लगता है किसका बिजनेस ज्यादा फ्रेंचाइज होगा? सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति उस बिजनेस के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा जहां उसको मैनिपुलेशन दिखाई देता है, क्योंकि वह ये नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। और ये भी दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है वो फ्यूचर में अपने फ्रेंचाइजी के साथ भी डीलिंग में कुछ गड़बड़ कर सकता है। चौथा स्टेप है प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। किसी भी फ्रेंचाइज बिजनेस की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है उस पूरे बिजनेस का स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। मतलब यह है कि फ्रेंचाइजर हर बिजनेस स्टेप पर डिसीजन लेने के एक स्टैंडर्ड या मानक तय कर देता है, जिसे स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि सभी फ्रेंचाइजीज को यह पता होता है कि उन्हें कब क्या और कितना करना है और कब क्या और कितना नहीं करना है। इससे सभी फ्रेंचाइजीज को यह भी पता होता है कि वो खुद अपने आप क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए उनको फ्रेंचाइजर से परमिशन की जरूरत है। साथ ही में सभी फ्रेंचाइजीज को बार बार एक ही चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों के रोल डिफाइन हो जाते हैं और इस तरह से दोनों को यह पता होता है कि किन कंडीशंस में उनको क्या रोल अदा करना है और इस तरह से कोई कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। स्टैंडर्डाइजेशन का एक फायदा और होता है कि जब कोई कस्टमर किसी फ्रेंचाइजी आउटलेट पर जाता है और उसको वैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है जैसा कि उसको ओरिजिनल फ्रेंचाइजर के आउटलेट पर मिला हो, तो इससे कस्टमर को यह पता ही नहीं चलता कि वह फ्रेंचाइजर के आउटलेट पर है या फ्रेंचाइजी के आउटलेट पर। और कस्टमर को जितना कम अंतर ये पता चलेगा, यह फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए उतना ही फायदेमंद है। पांचवा स्टेप है प्रिपेयर द फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल इंक्लूडिंग एग्रीमेंट। अब जिस चीज की तैयारी करनी है वह स्टेप फ्रेंचाइज देने से पहले का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सही हुआ तो बिजनेस फ्रेंचाइज करना बहुत आसान हो जाता है और अगर ये गलत हुआ तो बिजनेस फ्रेंचाइज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। ये जो फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है इसमें फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी को ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बेसिस पर वह ये निर्णय लेता है कि उसको ये फ्रेंचाइज बिजनेस लेना चाहिए या नहीं। और फ्रेंचाइज मॉडल में जो यूजुअली इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह होती है कि फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल कोको, फोको या फोफो में से कौन सा है। साथ ही में फ्रेंचाइजर ये भी बताता है कि इसको लेने का कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे का क्या ब्रेकअप है, जैसे कि फ्रेंचाइज फीस कितनी है, कितना इंटीरियर्स में खर्चा होगा, इत्यादि इत्यादि। साथ ही में यहाँ पर फ्रेंचाइजी को ये भी बताया जाता है कि उसको ये बिजनेस चलाने में महीने का कितना खर्चा आएगा और उनका क्या ब्रेकअप हो सकता है, जैसे किराया कितना होगा, सैलरी कितनी होगी इत्यादि। खर्चों के अलावा यहाँ फ्रेंचाइजी को ये भी बताया जाता है कि उसको कितनी बड़ी जगह चाहिए और किस तरह के एरिया में वो जगह होनी चाहिए। साथ में फ्रेंचाइजी को एक ये भी आइडिया दिया जाता है कि उसकी ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी और कितने समय में वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकता है। ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। तो ये था पांचवा स्टेप। अब बढ़ते हैं अपने छठे स्टेप की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक लाइक दे दे, अन्यथा डिसलाइक कर दे, इससे मुझे आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे स्टेप की तरफ, जो है मार्केट द फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल एंड डू नॉट फॉलो योर ओन लीड्स। मतलब अपना फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल मार्केट करे और खुद अपनी लीड्स को फॉलो ना करे। एक बार जब फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल बन जाता है तो फिर उसके मार्केटिंग करने का समय आता है जिससे फ्रेंचाइज देने के लिए लीड जनरेट हो सके। मगर बहुत से फ्रेंचाइजर्स ऐसा सोचते हैं कि उन्हें फ्रेंचाइजी लाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ फ्रेंचाइज ब्रोकर्स के साथ टाई अप करना है और जब फ्रेंचाइज ब्रोकर फ्रेंचाइजी लेकर के आएगा तब वो उसको पैसा दे देंगे। मगर यहाँ पर नए फ्रेंचाइजर ये नहीं समझ पाते हैं कि जो ब्रोकर है वो किसी का सगा नहीं है। ब्रोकर तो सिर्फ दो ही चीज देखता है, पहला कि उसके पास जो लीड्स हैं उनको वह किस ब्रांड की फ्रेंचाइज बिजनेस आसानी से बेच सकता है, और दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंचाइज ब्रोकर के लिए इंपॉर्टेंट, वो ये कि कौन सा फ्रेंचाइज बिजनेस बेचने पर उसकी कितनी कमाई होगी। अब हम ये तो समझ ही सकते हैं कि किसी भी नए ब्रांड की फ्रेंचाइज बेचना मुश्किल होता है, स्पेशली कंपेयर टू एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। तो ऐसे सिनेरियो में ये बहुत पॉसिबल है कि फ्रेंचाइज ब्रोकर शुरू में तो नए ब्रांड की फ्रेंचाइज बेचने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए और डिजायर्ड रिजल्ट ना मिलने पर वो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की फ्रेंचाइज मॉडल बेचने पर अपना फोकस कर ले। इस तरह से एक फ्रेंचाइजर को ये तो लग सकता है कि उसके फ्रेंचाइज ब्रोकर के साथ टाई अप हो गया है तो उसको फ्रेंचाइजीज मिलने शुरू हो जाएंगे, मगर असल में तो फ्रेंचाइज ब्रोकर की तरफ से कोई खास डेवलपमेंट होता ही नहीं है और इस तरह से नए फ्रेंचाइजर की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंचाइजर खुद लीड जनरेट करे या किसी से करवाए। एक बार लीड्स आ जाए तो फिर उनको कॉल करके फ्रेंचाइज मॉडल पिच करे और फिर फॉलो अप करे। मगर क्या आप ये जानते हैं कि एक फ्रेंचाइज लीड को कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 12 से 15 बार ऑन एन एवरेज फॉलो अप करना पड़ता है, और अगर कोई फ्रेंचाइजर इतनी बार प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी के साथ फॉलो अप करेगा तो होने वाले फ्रेंचाइजी को ऐसा लग सकता है फ्रेंचाइजर डिस्परेशन में है तभी वो उसको बार बार कॉल कर रहा है, और ये बहुत गलत संकेत देता है। इससे भविष्य में फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी की इक्वेशन बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फ्रेंचाइजर सिर्फ 2-3 बार ही फॉलो अप करके छोड़ देता है तो फिर वो उस लीड को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत आसान है। लीड्स फॉलो अप का काम फ्रेंचाइजर को आउटसोर्स कर देना चाहिए किसी दूसरी एजेंसी को जो उसके बिहाफ पे कॉलिंग करके फॉलो अप कर सके, और ये बस सिर्फ शुरू के कुछ महीने करना है। एक बार ब्रांड स्टैब्लिश हो जाता है तब तो लोग सामने से फ्रेंचाइज लेने के लिए आने लग जाते हैं और तब फ्रेंचाइजर अपनी सेल्स टीम रख करके ये सब मैनेज कर सकता है। 7वां स्टेप
स्टेप है हैव कॉन्फिडेंस टू से नो। जिंदगी में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी ना कहना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस की फ्रेंचाइज लेना चाहता है और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, बट क्योंकि उसके अंदर वैसी क्वालिटीज नहीं है जिससे वो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन सके, तो उसको ना कह देना चाहिए। और ऐसा कहना मेरे लिए तो बहुत आसान है, मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि एज ए फ्रेंचाइजर आपके लिए ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आती हुई लक्ष्मी को कौन मना कर सकता है। मगर ऐसा करना कई बार जरूरी हो जाता है, स्पेशली तब जब आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग शुरू कर रहे हो। और ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर शुरू में आपने किसी गलत व्यक्ति को अपना फ्रेंचाइजी बना दिया तो ये आपके भविष्य की ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट हो सकता है। आप खुद सोचकर देखिए कि आपका एक ही फ्रेंचाइजी है तो ऑब्वियसली जो भी उसके बाद फ्रेंचाइज लेने आएंगे वह उससे बात तो करेंगे। अगर वह फ्रेंचाइजी कंप्लेनिंग किस्म का हुआ तो वो प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के सामने भी कंप्लेन करना शुरू कर देगा और आपके लिए अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एज ए फ्रेंचाइजर आपके पास ये मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने फ्रेंचाइजीज में क्या क्वालिटीज देख रहे हैं, और जिन प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज में वो क्वालिटी नहीं दिख रही है उनको फ्रेंचाइजी ना बनाएं। ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में तो कुछ पेन दे सकती है मगर लॉन्ग टर्म में गेन ही गेन देती है। 8वां स्टेप है बी पर्टिकुलर अबाउट लोकेशन। किसी भी फ्रेंचाइज बिजनेस की सफलता 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला है लोकेशन, दूसरा है लोकेशन और तीसरा है लोकेशन। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि लोकेशन की फ्रेंचाइज बिजनेस में कितनी महत्वता है। और अगर आपके शुरू के फ्रेंचाइजी की लोकेशन गलत हो गई तो आप ये मानकर चलिए आपके लिए एज ए फ्रेंचाइजर ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो वहां पर बिजनेस नहीं होगा, और अगर बिजनेस नहीं हुआ तो फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में ये बात फैलने में देर नहीं लगती कि फलाना ब्रांड की फ्रेंचाइज तो चलती ही नहीं है। साथ ही में ये भी देखा गया कि बहुत से फ्रेंचाइजीज की ऐसी सोच होती है कि अगर उनका किराया कम हुआ तो वो जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे, और किराया बचाने के लिए वे लोकेशन पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए एज ए फ्रेंचाइजर आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खराब या गलत लोकेशन को अप्रूव ना करें, चाहे फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए। 9वां स्टेप है इंश्योर सक्सेसफुल इनॉग्रेशन। एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस की शुरुआत सक्सेसफुल इनॉग्रेशन से होती है। अगर फ्रेंचाइजी बिजनेस का इनॉग्रेशन डे अच्छा जाता है तो उससे लोकल मार्केट में एक बस क्रिएट होती है, और ये हलचल जो होती है वो और कस्टमर्स को फ्रेंचाइज बिजनेस तक फ्यूचर में लेकर के आती है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के इनॉग्रेशन डे के लिए जो मार्केटिंग और अवेयरनेस कैंपेन चले वह फ्रेंचाइजर के द्वारा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इनॉग्रेशन डे मार्केटिंग प्लान इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट फॉर ए फ्रेंचाइजी टू एग्जीक्यूट। और फ्रेंचाइजी के भरोसे ये ना छोड़ने की एक और वजह है क्योंकि ज्यादातर फ्रेंचाइजीज को मार्केटिंग एक खर्चा लगता है जो अगर ना भी किया जाए तो चलता है। एक फ्रेंचाइजी के लिए सक्सेसफुल इनॉग्रेशन की इंपॉर्टेंस होने वाले खर्चे के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्यादातर फ्रेंचाइजीज ऐसा सोचते हैं कि अगर मार्केटिंग ना करने की वजह से उनकी सेल कुछ कम भी हो जाती है तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग ना करके पहले ही अपना पैसा बचा लिया है। ज्यादातर फ्रेंचाइजीज के पास वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता जिससे वह एक सक्सेसफुल इनॉग्रेशन डे का इम्पैक्ट अपने फ्यूचर में होने वाली सेल पर देख या समझ सके। साथ ही में ज्यादा फ्रेंचाइजीज को क्योंकि मार्केटिंग एक बेकार का खर्चा लगता है तो फ्रेंचाइजर के लिए भी एक चैलेंज है कि वे कैसे अपने फ्रेंचाइजीज से फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू होने के बाद हर महीने मार्केटिंग करवाता है। 10वां स्टेप है बी मेंटर एंड गाइड टू फ्रेंचाइजीज। एक बार जब फ्रेंचाइजी का बिजनेस शुरू हो जाता है तो फ्रेंचाइजर का रोल एक मेंटर और गाइड का हो जाता है, और ये रोल फ्रेंचाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय समय पर फ्रेंचाइजी को बिजनेस के बारे में कुछ डाउट्स या प्रॉब्लम हो सकती हैं जिस पर उसको सोल्यूशन चाहिए होता है। साथ ही में कई बार नए फ्रेंचाइजी को बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, जैसे कि उसे अपना बिजनेस ठीक से कैसे मार्केट करना चाहिए और कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए। और अगर आप भी ये नहीं जानते हैं तो आप मेरे ये वीडियोस देख सकते हैं। एक फ्रेंचाइजर जितने अच्छे से मेंटर और गाइड का रोल अदा करेगा उसका फ्रेंचाइजी उतना ही सक्सेसफुल होगा, और जितना सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी होगा उतना ही फ्रेंचाइजर को नए फ्रेंचाइजी मिलेंगे। ऐसा बहुत बार देखा गया कि फ्रेंचाइज देने के बाद फ्रेंचाइजर बिल्कुल भी अपने फ्रेंचाइजी को गाइड नहीं करते हैं, या फिर शुरू में तो करते हैं मगर एक बार जब ब्रांड थोड़ा बड़ा जाता है उसके बाद गाइड करना बंद कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जब फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी को मेंटर और गाइड करता है तो न केवल फ्रेंचाइज बिजनेस ग्रो करता है बल्कि वो भी एज अ प्रोफेशनल ग्रो करता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून इन अनदर वन। टिल देन, स्टे सेफ।